चलिए हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट। कल हम लोग देख लिए थे बहुत दूर तक। कल हम लोग देख लिए थे स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग 19-20 ही देखे थे, 21 और 22 नहीं देख पाए थे। तो थोड़ा सा 19 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा लेक्चर बचा हुआ है वो आ जाएगा, है नहीं। उन्नीस का अधिकार जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है उसे हम लोग स्वतंत्रता अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता अधिकार का स्थान कितना है? दूसरा है। स्वतंत्रता के अधिकार में जो 4 अनुच्छेद आते हैं वो 19 से 22 हैं। 19, 20, 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। अब सवाल पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें आपको आर्टिकल 19 के तहत क्या क्या प्राप्त होता है? नहीं, कल बताए थे बढ़िया से, जितने भी लोग आए होंगे कल आया था, मज़ा आया था, समझ में आया था बढ़िया से, हाँ। तो ये तो एक थोड़ा सा रिकेप देते हैं। 19 में देखिएगा कुल 4 अनुच्छेद हैं, और 19 को जब समझना हो तो आप उसको आसानी से 2 भाग में समझिए। एक क्या, जो स्वतंत्रता मिल रही है, और एक जो आपको स्वतंत्रता को निर्बंधित कर रही है, अर्थात रोका जा रहा है। 19 का 1 में स्वतंत्रता देने की बात कही गई है, और 19 का 2 से लेकर 6 तक जो है स्वतंत्रता को छीन लेगी, रोक दिया जाएगा अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है, अगर उससे हमारे भारत देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता प्रभावित होती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। जैसे हमारे आर्टिकल 19 के 1 में जो स्वतंत्रताएं हैं, मूल रूप से संविधान में 7 स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे के समय में संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और उसे क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। कल मैं बताया था विधिक अधिकार की श्रेणियां कितनी हैं, तो 4 में बताया था। विधिक अधिकार पहला जो होता है वो मत देने का होता है नहीं। दूसरा जो होता है वो वोट डालने का होता है, पहला है ना। सॉरी, थोड़ा मैं देख रहा था उसको कि जब मन करता है ये उठ के चल लेता है लोग। बहुत लोग ऐसे हैं, सिर्फ एक वही नहीं कि जिस दिन मन किया उस दिन चल देते, इस तरह लोग यहाँ से छट जाइए, है नहीं। उस तरह के लोग यहाँ मत आइए, या तो डेली आइए नहीं तो मत आइए, है नहीं। चाहे लड़की हो अथवा लड़का हो, है ना, ये चीज़ है। तो उसके जगह पर दूसरा चीज़ हम कर लेंगे ना यहाँ पर, है ना। ये धर्मशाला नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक संस्था है, और संस्था का अपना कुछ मापदंड होता है। तो अपना जो है जिस दिन मन किया मुंह उठाए चल दिए, ऐसा थोड़ी है कि हम आपके स्वागत के लिए हम बैठे हुए हैं, क्या ऐसा नहीं है। तो वही डिस्ट्रैक्शन हो गया अभी थोड़ा सा, इसीलिए। तो जितने भी लोग इस प्रवृत्ति के हैं तो इसीलिए वो निकल लें, जहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है वहाँ जाएं। ये चलिए, आर्टिकल 19 के 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 7वां स्वतंत्रता जो है वो अब हट चुका है, वो है मूल अधिकार की श्रेणी में वो जो है संपत्ति का अधिकार है। वो अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखें हम लोग मोरारजी देसाई थे, और उस स्वतंत्रता को हटा दिया गया और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। यहाँ ध्यान रखना है कि वो 300A में डाल करके क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि विधिक अधिकार कितने हैं? तो याद रखेंगे हम लोग, पहले 3 थे, अब 4 हैं। पहला हो गया संपत्ति का अधिकार, दूसरा हो गया वोट डालने का अधिकार, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, बिल्कुल। तो ये 4 जो हैं विधिक अधिकार हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रताएं हैं, पहला स्वतंत्रता क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति का। दूसरा क्या है? संघ बनाने का, देखिए सभा और सम्मेलन का। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सीक्वेंस में जो मैं बताया हूँ वो सीक्वेंस में ही और सीक्वेंस के ही पार्ट में पूछता है। पहला है वाक एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति, दूसरा है
सम्मेलन, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है जी, और छठा है व्यापार वाणिज्य। गुड। लेकिन ये 6 अधिकार, कितने अधिकार हुए? 6। ये 6 अधिकार आपके निर्बंधित किए जा सकते हैं। कब? ये 6 अधिकार आपके निर्बंधित किए जा सकते हैं तब जब इससे भारत देश की एकता, अखंडता को खतरा हो। अब कोई बोलना नहीं, इससे भारत देश की एकता, अखंडता को खतरा हो, तब ये 6 अधिकार आपके रोक दिए जा सकते हैं तब जब इससे भारत देश की एकता, अखंडता को खतरा हो। दूसरा, ये 6 अधिकार आपके रोक दिए जाएंगे यदि भारत देश का संबंध किसी दूसरे देश के साथ खराब हो जाता है। तीसरा, अगर ये 6 अधिकार आपके रोक दिए जाएंगे यदि अपराधों में उद्दीपन हो, अर्थात वृद्धि हो। अगर इसी 6 अधिकार के कारण न्यायालय की अवमानना होती है तो वो रोक दिया जाएगा आपका यह अधिकार। अगर इसी के कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो आपके ये अधिकार को निर्बंधित कर दिया जाएगा। यही है। और मैं कल में बताया था अभिव्यक्ति के संदर्भ में कि अभिव्यक्ति एक बड़ी अवधारणा है नहीं? कल मैं बताया था स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी चर्चा 3 जगह है। एक आर्टिकल खुद 19, एक बताया था प्रस्तावना, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज। 3 जगह में बताया था। अब मैं ध्यान सुनिएगा, अभिव्यक्ति की 2 विचारधाराएं, भाषण या वाक। वाक मतलब बोली। भाषण और वाक बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन अभिव्यक्ति बड़ी चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को डांटा कि ये धर्मशाला नहीं है, हम उठा के चल दिए। ये क्या था? हमारी नाराज़गी को व्यक्त करने का एक तरीका था। इसको भी अभिव्यक्ति कहेंगे, है नहीं? तो कल जब मैं बोल रहा था अभिव्यक्ति बहुत माध्यम से हो सकता है, तो सब लोग हंस रहे थे, है नहीं? कोई डांस करके अपने अभिव्यक्ति को दिखा सकता है, गाना गाकर दिखा सकता है, सरकार के खिलाफ बोल करके दिखा सकता है। नेहा सिंह राठौर जैसी कवियत्री कविता को लिख करके सिस्टम के खिलाफ बोल सकती है, यूपी में का बा बाबा और टेरेल बा, न पढ़ाई बा न लिखाई बा, खाली राम राम बा, है नहीं? ये चीज़ है। तो अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी अवधारणा है। तो अभिव्यक्ति के संदर्भ में बताया था, इसमें 2 विचारधाराएं। पहला, सूचना का अधिकार को भारत के संविधान में कहीं नहीं देखा गया है, ये तो जानते हैं आप लोग, मैं बोला हूं जो भी कल मौजूद है, लेकिन सूचना का अधिकार को शामिल किया गया है। कल मैं एक केस बताया था, एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार। एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था, को आर्टिकल 19 के 1 में रखा गया। कल मैं बोला था ये। तो अभिव्यक्ति का एक पार्ट ये था। मीडिया भी कल नहीं बोला था, याद नहीं है। मीडिया 4th पिलर इन आवर इंडिया, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। मीडिया हमारे संविधान, हमारे देश का कौन पिलर है? 4th, चौथा स्तंभ है। मीडिया को भी इसी में रखा गया है। तीसरा एक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, वो क्या है? झंडा फहराने का अधिकार। यह भी अभिव्यक्ति के श्रेणी में आता है। इस पर भी केस हुआ था, नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार। उसके अंतर्गत जब केस हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जब सुनवाई किए तो वो बताए कि झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है और हम ये कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। तो ये था हमारा कल आर्टिकल 19 की सारी बातें, ये कंप्लीट हो गया था। कल मैं इसे बताया था। ये है नवीन जिंदल वाला मामला। आगे देखिएगा, आर्टिकल 20। कल मैं बोला था कि जब 20 को पढ़ना हो तो अपराध, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है अपराध एवं दोष सिद्धि। ध्यान सुनिएगा, अपराध एवं दोष सिद्धि। लेकिन मैं बोला था इसमें बहुत सारे हिडन पार्ट हैं। 20 का 1 पढ़ना है, 20 का 2 पढ़ना है और 20 का 3 पढ़ना है। तो 20 का 1 क्या है? 20 का 1 है क्या? जिस समय अपराध हुआ है और उस समय में उस अपराध के लिए जो कानून था वही यहाँ पे सजा मिलेगी। ये नहीं कि अभी कोई नया कानून बन गया है तो उसके तहत सजा, कल समझा दिए थे ये, इस पर उदाहरण हो गया था, ये देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 का 2 कहता है एक अपराध के लिए 1 सजा। कल बहुत खूबसूरत सा उदाहरण दिए थे राजीव गांधी का, उसको जोड़ के वहाँ से बताए थे, है ना?
कैसे उसको, जो उसके वकील साहब थे, जब कैसे वहाँ से 1994 का मामला 2011, 17 साल बेचारा जेल में रह गया। भले वो मुजरिम था, लेकिन डेली अगर किसी को बता दिया जाए कि कल आपको फांसी होगी, सुनिएगा थोड़ा देर के लिए एजम्पशन कीजिए, क्या होगी? फांसी होगी। तो आज से आपकी स्थिति क्या रहेगी? कोई काम धाम नहीं करोगे, है नहीं? हाँ, राम। कल पता चले फांसी बढ़ गया है डेट, फिर क्या करो? थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन डेली मरोगे तो जरूर मानसिक रूप से विक्षिप्त होगे, असर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वही स्थिति थी, और इसी को आधार बनाया गया और कहा गया कि यह व्यक्ति एक नहीं कितना सजा भुगता? 3, और इसी के आधार पर इसको क्या मिल गया? बरी मिल गया। तो 20 का 1 कंप्लीट, 20 का 2 कंप्लीट, 20 का 3 में कल पढ़ाया था। ये भी बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। इसमें कहा गया था कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य करना। मान लेते हैं ये अपराध किया है, तो इसको कोई व्यक्ति या पुलिस नहीं बोल सकती है कि आप अपनी गवाही दीजिए, और ना ही इसके ऊपर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन पुलिस मजबूर हो जाएगी तब क्या होगा? तो वहाँ पर क्लॉज लिखा हुआ है कि हाँ, प्रयोग कर सकते हैं उस तरह के व्यक्ति के साथ जो देशद्रोह के कानून के खिलाफ लगा हुआ है, उस तरह के व्यक्ति के साथ जो महिलाओं और बच्चों का रेप या यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं। तो ये 20 का 3 था। तो यहाँ तक ही हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21। स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आनंद मोहन को 20 में अपराध एवं दोष सिद्धि में देखेंगे तो नहीं आएंगे वो उस श्रेणी में, बिल्कुल। जिस समय आनंद मोहन को गिरफ्तारी हुई थी तो जिला सेशन कोर्ट जो है उन्हें फांसी की सजा दिए थे, क्लियर है। लेकिन उसके बाद जब वो अपील किए तो वो रुक गया। ध्यान रखेंगे, बहुत हॉटेड मुद्दा है, और पॉलिटी में हमारी एक अपनी समझ है कि जहाँ सवाल, जहाँ विवाद है वहाँ बोलते हैं हम हमेशा, है नहीं। अभी जब ये बात किए तो केरला स्टोरी पे भी बात कर लेंगे, मनीष कश्यप पर बात करेंगे। केरला स्टोरी पर कल बात किए थे ना हम लोग, अभी मनीष कश्यप पर भी बात करेंगे फिर से। तो आनंद मोहन पर भी बात कर लेते, ये भी क्यों छूटे। तो आनंद मोहन पर उम्र कैद हुआ, वह बंदा गिरफ्तार हुआ और लगभग 17 से 20 साल जेल में रह गया, ठीक है। तो वो जेल में रह गया तो एक सजा तो पूरा कर लिया, एक सजा तो पूरा कर लिया, समझिएगा मेरी बात को। राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके मुजरिम जब गिरफ्तार हुए तो उसके साथ वही कंडीशन हुआ, एक सजा तो वो जेल में उतने दिन रह लिया। अब क्या बनता है कि क्या आप उसको फांसी दे दीजिएगा? नहीं, वहाँ पर डिटेंटिव लॉ, संगीन अपराध है ना, निरोधक कानून जिसको बोलते हैं, वो लगेगा। तो वही बिहार सरकार लगाए थे। लेकिन यहाँ पर आप यह कर सकते हैं, जो वही व्यक्ति जो असेंबली में बैठता है, जो व्यक्ति असेंबली में बैठता है, जो व्यक्ति कानून निर्माण करता है, विधायिका में बैठता है, कौन बैठते हैं? संसद लोग। राज्य में, राज्य केंद्र में संसद में लोग, सांसद लोग बैठते हैं, और राज्य में विधायिका में बैठते हैं। अब जो विधायिका में बैठने वाले लोग हैं वही कानून बनाए, कानून को बदल दिए। तो और हाँ, बाद में बदले। हाँ, तो पहले वाला में है तो उसमें क्लियर था ना, उसको सुप्रीम कोर्ट, सॉरी जिला कोर्ट उनको फांसी दे दिया। लेकिन उसके अपर न्यायालय में गया तो क्या हो गया? तब यही चीज है। अभी यहां पर आप ये कहिए कि ये कानून बदलना, संशोधन करना गलत है, ये गलत है। ये अपनी तथाकथित इच्छा की पूर्ति के लिए माननीय नीतीश सरकार या जो भी सरकार है ना, लाइव चल रहा है क्लास, है ना, तो वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है ये चीज़ जी। अभी आपको हम बताएंगे, बहुत अच्छी बात एक बताएंगे यहाँ पर आप लोगों को, ये क्लियर है। हाँ, वो पुराना है, उस डाटा को आप काट दीजिएगा। अब वो खत्म हो गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया है, आर्टिकल 370 खत्म हो गया है।
ठीक है। अब शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल 21। ध्यान सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जो व्यक्ति मन, शरीर और चित्त से यहाँ होगा वो उसको अच्छा लगेगा। बाकी जो एक दिन के लिए आया है, फिर 2 दिन के लिए जाएगा, 5 दिन के लिए, फिर छठा दिन के लिए आएगा, फिर 7वां दिन गायब रहेगा 3 दिन, तो उस तरह के लोगों को ना समझ में आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है नहीं। इस तरह लोग को बिल्कुल वो वही करेंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। राजनिवास, पान पुड़िया दुकान, मकई तकई, यही सब काम करेंगे वो लोग, निश्चित क्लियर है। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं आएगा उसके साथ समस्याएं होंगी, ये लिखित रूप से ले लीजिए मुझसे, जहाँ लिखवाना ले लीजिए, लड़की हो अथवा लड़का हो। और लड़की है तो पता कर लीजिए कैसा दूल्हा मिलेगा, मार मुक्का मारने वाला, दारू गांजा भांग पीने वाला। और लड़का है तो समझ लो उसकी वाइफ उसको धोएगी उठा पटक पटक करके, है नहीं। तो ये चीज़ है। हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 पर। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और हमारी समझ इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। और काफ़ी नहीं है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, लेकिन फिर भी है, आपको मैं इतना है कि संतुष्ट कर लूँगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह हमारे इस आर्टिकल में 2 तत्व हैं, एक है हमारे प्राण यानी हमारे जीवन, और दूसरा है हमारा शरीर। तो हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। ध्यान सुनना, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? हमारे शरीर में जो प्राण हैं, बहुत सरल भाषा में बताऊं, उसको कैसे स्वस्थ रखना है, वो कैसे रहेगा? तो हमें शुद्ध हवा मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए। हाँ कि ना? समझ रहे हैं ना? तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार के अधीन आता है। अब हम इसमें वाद की बात करेंगे। वाद किसकी बात करेंगे? वाद का अर्थ होता है मामला, केस। इससे संदर्भ में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण, ये सब तो चाहिए ही। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ी हैं, अभी मैं दिखाऊंगा एक एक करके, सब परत दर पर खोल के दिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहला है एक वाद 1978 में आया है। मेनका गांधी को आप लोग नाम सुने होंगे। वो मेनका गांधी का 1978 में उनका पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। ध्यान सुनो सब, उनके पासपोर्ट को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। और उसी के खिलाफ मेनका गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में गई और एक केस बना, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। इस केस में यह कहा गया कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है? निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो कैसे हुआ है? सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति को विदेश जाना है, पासपोर्ट से आप कहाँ जाते हैं? विदेश जाने का अधिकार मिलता है कि नहीं? तो उनका जो वो जब्त किया, अब विदेश में डॉक्टरी इलाज के लिए जा रहे हैं या स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्य कार्य पर्पज से जा रहे हैं, तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए यह कहा गया है कि निजता के अधिकार के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार भी शामिल होता है। विदेश जाने का अधिकार भी शामिल होता है। देखिए आर्टिकल 21 यहाँ है। आर्टिकल 21 प्राण एवं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है गरिमा, एक डिग्निटीफुल लाइफ होना चाहिए, है ना? नींद आ रही है आपको, गलत बात। डिग्निटीफुल लाइफ होना चाहिए मतलब आपके मन विचार को कुंठा से कोई ग्रसित ना कर पाए, ना उसको कोई प्रभावित कर पाए, इस तरह की बातें इसमें की गई। इसी को बोलते हैं गरिमा। गरिमा का इंग्लिश क्या होता है? डिग्निटी। क्या होता है? डिग्निटी। शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, शुद्ध रहने का आवास, रहने का अच्छा घर चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, ये सब इसमें बातें की गई है। यहीं पर एक है विदेश जाने का अधिकार। देखिएगा ये विदेश जाने का अधिकार कब जुड़ा? तो जब मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का मामला आया 1978 में, उस मामले में यह निर्णय लिया गया कि विदेश जाने का अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में आता है? निजता के अधिकार के श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? निजता के अधिकार के श्रेणी में आता है। अब हम लोग लेंगे, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है पुट्टा स्वामी बनाम भारत सरकार। पुट्टा स्वामी जो हैं अपने भारत के ही हैं और ये पूर्व में
ये पूर्व में जज रहे हैं और इनका एक मामला भारत सरकार के साथ आया और उस मामले में यह निजता के अधिकार को परिभाषित किए। तो ये केस क्यों किए थे? ये मामला था 2017 का। अब ये डिफाइन कर रहे हैं, अब किसे डिफाइन कर रहे हैं कि निजता के अधिकार को कैसे लाया गया, है ना। राइट टू प्राइवेसी एक्ट, है नहीं, हमारा प्राइवेसी, निजता एक बहुत, जिस तरह अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ा शब्द है ना, निजता एक बहुत बड़ा शब्द है। उसमें एक है आधार कार्ड, है ना। कल हम किसी को बता रहे थे ऑफिस में आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड, आधार कार्ड है ना। आधार कार्ड में आपसे क्या क्या लिया जाता है? आपके आंख का फोटो, आपका फेस का फोटो, आपके उंगलियां, ये सब लिया जाता है ना। हो सकता है इससे गोपनीयता भंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसी मामले को लेकर पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार जो है, पुट्टास्वामी जो है कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर यह निर्णय दिया गया कि वाकई इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए और यह निजता के अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ये पुट्टास्वामी हो गया। तो ये मामला पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। तीसरा मामला है पर्यावरण का, शुद्ध पर्यावरण का, शुद्ध हवा का और शुद्ध पानी का, ये तीनों एक साथ। एक व्यक्ति हैं MC मेहता, एक व्यक्ति हैं MC मेहता बनाम भारत सरकार। ये क्यों चर्चा में आए? ये जो हैं सबसे पहले जान लीजिए, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। MC मेहता बनाम भारत सरकार, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के, और बहुत बड़े क्या हैं? पर्यावरणविद हैं। तो पर्यावरण से संबंधित मामले को लेकर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और वहाँ पर निर्णय हुआ कि हमारा पर्यावरण दूषित कैसे हो रहा है। बहुत से कारण हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर। बहुत बड़ी भूमिका किसकी है? 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर। और उसके धुआं से निकलने वाले लेड और इत्यादि चीज़ों से हमारा क्या मानवीय जनजीवन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो हमारा शुद्ध पानी का अधिकार उससे गंदा हो रहा है, शुद्ध हवा का अधिकार खराब हो रहा है, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार खराब हो रहा है। हाँ या ना? सहमत हैं सब लोग? तो ये MC मेहता इन्हीं तत्वों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गए और यह केस याचिका दायर हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला दिए, बोले हाँ बिल्कुल, व्यक्ति को स्वच्छ पानी का अधिकार है, यानी गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब साफ होना चाहिए, है नहीं। प्रश्न पूछेगा गंगा, यमुना आदि इत्यादि नदियों को साफ करने की बात किस मामले में, किस वाद में कहा गया है? MC मेहता बनाम भारत सरकार। फिर कहा गया कि ताजमहल जो अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो रहा है, वह किस वाद के कारण चर्चा में आया? तो MC मेहता बनाम भारत सरकार। समझ में आया? समझिएगा ध्यान से। तीसरा फिर पूछेगा, पहले बाइक की श्रेणियां थीं, आज से 2000 BS4, फिर था BS4 से चेंज होकर क्या बना? BS5, पहले 3 था, नहीं जी, BS3 था, और फिर देखिए ना यहाँ पर BS3 था, BS4 था और BS6 था। तो पहले जब BS3 से BS4 हुआ तो अचानक देखे होंगे 2017-18 में खूब बाइक बिका। क्यों बिका? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस गाड़ी से जो प्रदूषण हो रहा है उसका लेवल क्या है? बहुत अधिक है, इसीलिए इस गाड़ी को ख़त्म करना है। और इसके आधार पर कौन गाड़ी आया और अभी कौन चल रहा है? और BS6 वाले में क्या हुआ कि BS4 देखे होंगे, अभी बहुत कुछ दिन पहले खूब गाड़ी BS4 वाला बिका था, नहीं बिका था? तो क्यों? क्योंकि इससे जो प्रदूषण हो रहा था, हमारा पर्यावरण इससे दूषित हो रहा था, इसी मामले को लेकर वो भी बदला। समझ में आया? समझ में आया? यही था हमारा क्या चीज़? MC मेहता बनाम भारत सरकार। यही था हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में MC मेहता बनाम भारत सरकार। तो ये सब हो गया, सब बातें इसमें हम लोग कर लिए। इसमें हम लोग इसमें शुद्ध पानी का अधिकार कर लिए, हम लोग इसमें गरिमा की बात कर लिए, हम लोग शुद्ध पानी का अधिकार की बात कर लिए, रहने के लिए आवास की बात कर लिए, घर चाहिए।
इसमें बोलिएगा सर कैसे साबित कीजिए। तो इंदिरा आवास योजना, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, ये उसी का उदाहरण हुआ। ठीक है, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, MC मेहता वाला बात कर लिए, ये मेनका गांधी की बात कर लिए, निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी बनाम भारत सरकार की बात कर लिए। यहाँ पर अब 2-3 गौण है जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे प्राण। हमारी प्राण की रक्षा कैसे होगी? हमारा प्राण कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। ले सकता है? नहीं ले सकता है। यानी मरने का अधिकार। हमको अब नहीं जीना है कल से। किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हुआ, लड़की धोखा दे दी, लड़का बोलता है हम नहीं जिएंगे, जहर खा लेंगे। खा लो, जहर खा लो। आत्महत्या करना हमारे देश में संविधान के अनुसार एक खुद जुर्म है। आत्महत्या किए और अगर बच गए तो उठा को आपको कहाँ दिया जाएगा? जेल। आत्महत्या का प्रयास किए और आप बच गए तो आपको उठा के कहाँ, इन्हें कि नूनू बाबू करेगा, दूध रोटी केला खिलाएगा? नहीं, है नहीं? बड़ी नींद आ रही है आपको, है नहीं? तो आपको कहाँ भेजेगा? जेल भेज देगा। आत्महत्या करना भी एक जुर्म है। तो बहुत अच्छा वाक्य सुनाते हैं आप लोगों को, समझिएगा ध्यान से, पूरा एकाग्रचित होकर, बड़ा मजा आने वाला है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एक लेडी थी, आज से बहुत पुराना मसला है, 1974 का, अरुणा शानबाग बनाम भारत सरकार। अपने देश को झकझोर देने वाला मसला था। यह मसला मुंबई के वायनाड हॉस्पिटल का है। अरुणा शानबाग एक वहाँ पर नर्स की भूमिका में या डॉक्टर की भूमिका में जो भी थी, वो थी, एक नर्स थी वहाँ पर, और रात का शिफ्ट था। वह अपना काम शिफ्ट को चेंज करके, शिफ्ट ख़त्म हो गया था, वो शिफ्ट बताया था मैं कभी पहले कि वो शिफ्ट से निकल कर आई थी और चेंजिंग रूम में गई थी। चेंजिंग रूम में गई तो उस रूम में पहले से वार्ड बॉय था, मोहनलाल ऐसे कर कुछ नाम था उसका, वो सफाई कर रहा था। वो भी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई महिला आ चुकी है, और ये भी नहीं जाने कि वहाँ पर कोई है। और वो चेंज रूम कपड़ा बदल रही थी, उस समय वो देख लिया और वो हो गया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो जो हरकत उसका था, जब डिफेंड की वो लड़की, जब बचने के लिए, कोई भी करेगा ना, डिफेंड करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, करेगा नहीं करेगा? तो जब डिफेंड की तो वो मारने पीटने लग गया। चलो ये भी तक, चलो यहाँ तक भी मान लेते हैं, ठीक है, चलो मार रहा है। लेकिन वो एक जो प्रचंड अवस्था थी, जब आदमी को कुकृत्य करने के लिए विवश कर देता है, तो कुत्ते के गले में जो एक सिक्कर लगाते हैं, याद है आप लोग को, देखते हैं, उसी सिक्कर से उस लड़की के गले को बांध देता है और उसके साथ कुकृत्य किया जाता है। और जब वो गले में बांधा गया था, तो जो हमारे यहाँ से ऑक्सीजन का वो जो बढ़िया ऊपर जाता है, वो जाना बंद हो गया अर्थात, और वो उसी अवस्था में बहुत देर रह गई, और वो उसी अवस्था में छोड़ के भाग भी गया। जब लोग उसको खोजने लगे तब जाके वो मिली और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर से उनका इंगेजमेंट भी हो चुका था, है नहीं? लेकिन ईश्वर को और ही कुछ मंजूर था, बस लेके गया और बॉडी नीचे में कोई हरकत नहीं था, यहाँ से ऊपर में था। बस उसी अवस्था में वो लगभग 40 साल रह गई, और उनके घर वाले, परिवार वाले 66 वर्ष की उम्र में वो हो गए। सोचिए, किसी भी लड़की का, जो एक मुंबई से महानगर की लड़की थी, अर्थात कम से कम तो 20 वर्ष की होगी ही, 22 वर्ष की होगी, हाँ ना जी? नहीं होगी, तभी ना एंगेजमेंट हुआ होगा। तो ये चीज़ था, और वो लड़की 66 वर्ष की अवस्था में मरी। वो भी कैसे? उनके घर एवं परिवार वाले लोग, मैं ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर पलटू बा का भगत नहीं चल रहा है नहीं, है ना? तो उसके घर वाले लोग एक याचिका दायर किए कि हमारी बच्ची जो है बस ऐसे ही है, इसे मरने का अधिकार दिया जाए। हमारा देश, हमारा संविधान मरने के अधिकार नहीं देता है, सुरक्षा करता है। हमें मरने के अधिकार से क्या मिलता है? हमको ना कोई मार सकता है, ना खुद मर सकते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कौन आर्टिकल?
21। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ रहे हैं? जब यह याचिका दायर हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टीम गठित की और वो सर्वोच्च न्यायालय के पास याचिका दायर हुआ तो इनकी जो वकील थी इनके बात को रखे, पूजा वर्मा इसका नाम था वकील का, और वो जाके तब सहमति बनी और तब डॉक्टरी की टीम, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन है तो उन्हें दिया जा सकता है। अगर असाध्य बीमारी हो, क्या हो? असाध्य बीमारी हो। उस लड़की कोरोना सांबाग को ब्लड नहीं जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं गया था, इसलिए तो कोमा में चली गई ना, अर्थात निमोनिया एक प्रकार का हो गया होगा। तो जब वो मरी तो उसमें लिखा गया है कि डेथ का कारण क्या है? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। तो सुप्रीम कोर्ट की टीम बोली, बताए कि उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, और 4 डॉक्टर की टीम, एक टीम बनेगा, एक बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में कितने डॉक्टर होंगे? 4। अगर वो यह लिख करके दे और अपने हिसाब से बुद्धि विवेक से कि नहीं इनको यहाँ इस दुनिया में नहीं ही रहना आवश्यक है, तब जाके उन्हें इस तरह का कंडीशन में मरने का अधिकार दिया जा सकता है। अपने आप में यह एक अनोखा उदाहरण है और अभी तक का पहला और अंतिम है। अरुणा सांबाग बनाम भारत सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है ये चीज़। तो ये हमारा प्राण और दैहिक के सारे एक्सेप्ट्स को, सारे बिंदु को हम लोगों ने देख लिया है। आर्टिकल 21 यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं। अब इसी में एक अनुच्छेद पढ़ाते हैं, अनुच्छेद 21 का ए। इसी में एक अनुच्छेद पढ़ाएंगे 21 का ए। यहाँ ध्यान रहे, अनुच्छेद जो होगा 21 जो होगा, 21 तो संख्या है लेकिन जिसमें लेटर होगा वह कैपिटल होगा। ये मूल संविधान में, जैसे ही कैपिटल देखे आपको यह समझना है कि यह मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया। तो भैया इसे जोड़ा कब गया? यह अनुच्छेद बना कब? तो एक संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में संशोधन करके एक नया संशोधन आर्टिकल बना, आर्टिकल 21 का ए। और इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया था रियल में 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, रियल में जो कहा गया था, सुनिए ना, रियल में कहा गया था 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को एक बोर्ड गठित की गई थी, एक टीम गठित की गई थी। उस टीम को बोला गया था, उस टीम का नाम था संविधान समीक्षा आयोग। माननीय अटल जी की सरकार थी उस समय में, और उसी समय में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था और संविधान समीक्षा आयोग ने रिपोर्ट पेश किया था कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन 18 नहीं माना गया। आर्टिकल 21A 21 का ए का निर्माण हुआ, 86वां अमेंडमेंट 2002 बनाया गया और उसमें कहा गया 18 वर्ष नहीं मान के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। ये था हमारा 21 का ए। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिएगा, तो ये है ना, ये अरुणा सांबाग वाला हो गया। 21 का ये छोड़ दिया क्या? ये बीस मेन का कहाँ है? नहीं दिया है। तो 21 का ए आप लोग लेक्चर जब सुनिएगा, जब फ्री टाइम में, तो आप इसको लिख लीजिएगा, लेक्चर सुनकर इसको जोड़ लीजिएगा 20 के नीचे 21 से। अब 20 कंप्लीट हो गया, 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? आर्टिकल 22। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 22। 22 क्या है? 22 रियल में क्या लिखा हुआ है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना अधिकार जानने का। हम बार बोलते हैं अनुच्छेद को याद रखना बहुत आसान है, और हम यह भी बोलते हैं जिस दिन पॉलिटी क्लास हम आपको ख़त्म करेंगे उस दिन आपको 250 अनुच्छेद याद हो जाएगा। कितना?
और संविधान में अनुच्छेद कितना है? 395, और उसमें 250 याद हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। अभी आप अगर जो व्यक्ति रेगुलर क्लास आ रहा होगा, इन्हें कि मुंह उठा के चल दिया, चले आया, बैठ गया, है ना, मुंह दिखाया, पाउडर टोडर लगा के आया, मुंह दिखा रहा है हमको, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ, है ना। हमारा मुंह अपने चिकन चुनमुन है, थोड़ा दाग है तो क्या हो गया है, हो रहा है कम, लेकिन हाँ वाह, मिठाई उठा खाएगा क्या? अच्छा ठीक, दे दे, ठीक है, दे दे। हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के अधिकार को जानने का, है ना। ये है क्या? तो इसके दो पहलू हैं। कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। पहला पहलू कहता है सामान्य गिरफ्तारी। क्या कहता है? सामान्य गिरफ्तारी। अगर आम लोग हैं, उस तरह के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है, तो गिरफ्तार जिसका हो रहा है वह गिरफ्तार के कारण को पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अधिकार है, जानिए आप लोग। इन्हें कि पुलिस को देखे इच्छा से कुछ हद से चले गए, है ना, ठीक है ना। तो आर्टिकल 22 में कहता है, पहला पहलू में, कि गिरफ्तारी के कारण को जानने का। ये आप जान गए, क्लियर। फिर आपको अपने लिए एक वकील करने का, विधि सम्मत वकील। ये सामान्य गिरफ्तारी की मैं बात बता रहा हूं। सामान्य गिरफ्तारी में कितनी बातें हैं? 3 बातें। पहला बातें कौन है? गिरफ्तारी के कारण को जानने का। दूसरा, विधि के लिए एक सहायता के लिए वकील को रखने का अधिकार। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट महोदय के सामने में सशरीर उपस्थित होना। सशरीर उपस्थित होना। ये 3 अधिकार हैं। किस रूप में? समान रूप में। यानी कि पुलिस आया, अपने हाँ सर तुरंत हाथ तान जोड़ रहे हैं, उससे आपका ये अधिकार बनता है, ये आपका राइट है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्टिकल 22 का दूसरा पहलू, इसे कल में एक शब्द में बोला था, डिटेंटिव कानून, लॉज बोला था ना। याद है किसी को? याद है पल्लवी? नहीं याद है? किसको किसको याद नहीं है? सब झूठ बोल रहा है। डिटेंटिव कानून में कल बोला था, इसको हिंदी में बोलते हैं निरोधक कानून। कौन कानून? निरोधक। अभी बहुत अच्छा उदाहरण देंगे, बहुत अच्छा, आप मतलब सोचे नहीं होंगे वो उदाहरण देंगे। यानी निरोधक कानून मतलब क्या हुआ? टाडा, पोटा, टाडा, पोटा, ये कानून अब बंद हो गया है, समाप्त हो गया है। अब आ जाओ गुज कोका, गुज कोका, फिर आ जाओ मकोका, मकोका, फिर आ जाओ रजकोका, ज लिख दो, रजकोका, फिर लिख दो रसूका, रसूका। बोले सर ये क्या क्या लिखा रहे हैं आप? नहीं, तो ये एक बहुत बेहतरीन और उम्दा और खूबसूरत चीज़ है। अभी यह चर्चा में है, और मैं पॉलिटी में मैं बोलता हूँ, जहाँ विवाद है वहाँ सवाल है। पूछेगा मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा, रसूका लगा, किस अनुच्छेद में चर्चा है? आर्टिकल 22 में। रसूका है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। र से राष्ट्रीय, सौ से सुरक्षा, क से कानून। उसी तरह राज्यों के लिए भी है यह डिटेंटिव कानून। गुजको का गुजरात सुरक्षा कानून, मको का महाराष्ट्र सुरक्षा कानून, रजको का राजस्थान सुरक्षा कानून। उसी प्रकार में हमारे सच तथ्य के न्यूज़ एंकर, हालांकि न्यूज़ एंकर उनको नहीं बोल सकते हैं, यह संवैधानिक रूप से गलत है। यह क्लास लाइव चल रहे हैं, कौन देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं कहना बड़ी मुश्किल है। वह एक इंजीनियर थे, उनके पास डिग्री नहीं थी पत्रकारिता का, है नहीं। ठीक ठाक उनका सब कुछ चल रहा था, लेकिन सिस्टम को
चैलेंज किया गया, दो राज्यों के बीच में भ्रांतियां, उन्माद पैदा किया गया, उससे हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता को खतरा हुआ, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत प्रयोग हुआ, समझिएगा। और मनीष कश्यप पर रसूखा लगा, यह अनुच्छेद 22 का परिणाम है। रसूखा, प्रश्न पूछेगा मनीष कश्यप पर रसूखा लगा, मनीष कश्यप का तो नाम नहीं देगा, लेकिन ऐसे बोलेगा रसूखा, रसूखा का लगा है एनएसए की चर्चा किस अनुच्छेद में? 22 में है नहीं, तो चर्चा में है, तो इसे करंट से हम जोड़ दिए इसको, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत यही प्रवृत्तियाँ हैं। ये कैसे, ये अनुभव से होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। हम नहीं बोलते हमारे पास, वो ऐसा व्यक्ति जो साक्षात्कार दिया है वही आपको इस तरह से बता सकता है नहीं? तो ये चीज़ है। तो 22 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 22 में एक बार रिकैप देते हैं आपको पीडीएफ दिखा करके, है ना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल है, चलिए देखिए, तो ये भी खत्म है ना? हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पर गिरफ्तार हो रहा है, यानी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जब पीडीएफ निकालिएगा, तो सामान्य गिरफ्तारी। कैसी गिरफ्तारी? सामान्य गिरफ्तारी में आप इन्हें पुलिस वाले को देखें, सर सर छोड़ दिए पैसा लेके, काहे जो करेंगे सर, है नहीं? तो उसको अब मान ले मेरा दोस्तों लोग देख रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पदाधिकारी लोग भी है, तो गिरफ्तारी के कारण आप पूछिए उससे, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बोलेगा ज़्यादा वकील मत बनो, राइट चलो। बोले काहे रे? मेरा आर्टिकल अधिकार है, मेरा आर्टिकल 22 से संविधान हमको ये अधिकार दिया है कि हमारी गिरफ्तारी किस बेसिस पर हो रही है हम जाने। तो ये हम अपने लिए वकील रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर उपस्थित होंगे। कोई डाउट किसी को? जी हाँ, आपको जिसमें गिरफ्तार आप पूछिएगा, बिल्कुल, क्यों नहीं, किस एवज में मुझे गिरफ्तारी हो रही है मेरी? हाँ, नहीं, आपको जब वो लेके जाएगा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट महोदय के सामने उपस्थित करना, ये उनका अधिकार है, पुलिस का और आपका भी अधिकार है। अगर नहीं करेगा तो आप इसके लिए या PIL पिटीशन दायर कर सकते हैं। आप रविवार पकड़ाएगा, ऑफिशियली छुट्टी होगी तो अलग बात है, होता है, लेकिन वो संगीन मामलों में होगा, नहीं सबको लेके आता है, तब वो वीडियो रिकॉर्डिंग होता होगा। ये चीज़, ये हो गया। तो वो देख लेता है ना कौन हमारे सामने में बोलेगा, वो हाँ बिल्कुल समझ में आ गया ये। अब आइए इधर, संगीन गिरफ्तारी। यहाँ पर एक शब्द होता है डिडेंटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं निरोधक। क्या बोलेंगे? निरोधक कानून। निरोधक कानून पोटा, टाडा, गुजकोका, मकोका, रसूका, ये सभी, ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया है, ये सभी है। तो अब इसके अंदर गिरफ्तारी होगी तो यही है संगीन अपराध, और इसमें आप जो है किसी भी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, चाहे वो मामला इसमें आए चाहे मामला इसमें आए। क्लियर? हाँ, आगे आएगा, आगे आएगा। अब यहाँ देखिएगा, अभी ये पूछा था, हम नहीं बोले, कुछ वजह है ना उसका, ये भी नहीं पूछा था अभी, है नहीं? अभी देखिएगा, आर्टिकल 22 का पूरक कौन आर्टिकल है? 21। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 का पूरक कौन सा आर्टिकल है? 21। क्यों है पूरक? 21 में क्या लिखा गया है? अपराध। 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात यह इसी से न जुड़ा हुआ है। आप अपने ये गिरफ्तारी कारण जानने के लिए पूछ रहे हैं ना, वकील अपने के लिए ही कर रहे हैं ना। 24 घंटे के अंदर आपको कोई धो दिया पुलिस के अंदर में पकड़ के, तो आप ले आके बोल सकते हैं ना कि हमको ये शारीरिक रूप से ऐसा किया है, कह सकते हैं कि नहीं? तो यही चीज़ है आर्टिकल 22।
तो इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब क्या पढ़ेंगे, अधिकार के मौलिक अधिकार में जो हमारा अधिकार है तीसरा नंबर, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या नाम है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें हम लोग 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, 23 और 24। किधर से, किसको, इसके तहत नहीं, उसको सरकार देगी। जैसे अजमल कसाब देशद्रोह कानून में आया था ना जी, या जो भी है, तो उसको मिलता है ये अधिकार, लेकिन उसको प्रशासन के अकॉर्डिंग मिलेगा, सरकार के अकॉर्डिंग मिलेगा उसको ये चीज़। किसके लिए, 3 माह, 3 माह के अंदर में उसका जमानत हो जाएगा, 3 माह 90 दिन के बाद, ये चीज़ है। 32 को कहा गया है। आर्टिकल 32 को हमारे देश के जो अंबेडकर साहब हैं, बाबा साहब, उसको वो सोल बोले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल्स बोले हैं, भारत के संविधान की आत्मा का है। प्रस्तावना को भी आत्मा कहा है एक व्यक्ति ने, ठाकुर प्रसाद भार्गव। और सुप्रीम कोर्ट ने किसे आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 ऑप्शन में रहेगा, संविधान की प्रस्तावना भी ऑप्शन में रहेगा, तो मारिएगा किसको, संविधान की प्रस्तावना को मारिएगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस हिस्से को आत्मा कहा है, इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे, हम लोग ध्यान में रखेंगे संविधान की प्रस्तावना को। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उसको आत्मा कहा है, ये चीज़ है ना। आप लोग का टेस्ट का भी ना घोषणा किए थे जी, कब लेने का, जब लेने जी, कल ही ना बोले हैं लेंगे, बुधवार को, हाँ सोमवार ने बोले थे बउआ, हमको याद है बुधवार बोले थे। हाँ, हम पहले ही अनाउंस किए थे कि आप लोग पढ़ते रहिए, हम बुधवार को टेस्ट लेंगे। आप बोलते हैं तो मान कैसे लेंगे हम, संडे मंडे नहीं हुआ, मंडे को हम जो नहीं लेने वाले थे उसका रीजन हम बताए थे कि सोम मंगल बुध मेरी क्लास होती है, हम जो बुध को लास्ट क्लास जिस दिन लेंगे उस दिन हम टेस्ट लेंगे 1 घंटा पढ़ा के, ये बोले थे, नहीं बोले थे, संडे को नहीं, संडे को विजय सर का टेस्ट होगा, 1 वीक में 2 टेस्ट होगा आपका। हाँ क्या बोल रही है, पहले तो टेस्ट नहीं देना है आप लोगों को। कितने लोग टेस्ट के पक्ष में, हाथ रहे तो हाथ उठाओ ना, मुझे पता है जितने हाथ लोग उठाए उसमें से लोग नहीं ही आएंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी साहस से हाथ उठाने का टेस्ट में नहीं आएंगे, नहीं अब नहीं आने वाला, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अच्छा कितने लोग आएंगे, ये इसी में हाथ उठा लिए, ईमानदारी से हाथ उठाए तो कितने लोग आएंगे, ईमानदारी से हाथ उठाइए। जो लोग छोटा हाथ उठा रहा है वो लोग तो नहीं ही आएगा, जो पेन के साथ उठा रहा है वो और नहीं आएगा। बैठिए, आप लोग नहीं आइएगा, नीतीश आप तो आइएगा, मुझे पता है। तो आर्टिकल 22 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23। तो अब आप लोग जो है सुन लीजिए, अगले वेडनेसडे को हम टेस्ट लेंगे, समझ में आ गया। अगले बुधवार को आपका टेस्ट होगा 3 अध्याय का, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अध्याय है आपका भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा है प्रस्तावना और तीसरा है अनुसूची। तो इस 3 अध्याय का टेस्ट लेंगे, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, सुनो ना ध्यान से, सुनो। ये जो 3 अध्याय का हम टेस्ट लेंगे, इस 3 अध्याय में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो याद रखिएगा ये जो 69th का टेस्ट होगा, इसमें जो है आपको हम पहले तो याद रखिएगा 4 ऑप्शंस वाला होगा। 4 ऑप्शंस क्यों होगा, क्योंकि इस बार मुझे अंदाज़ा है बीपीएससी बिहार परीक्षा लोकसभा आयोग में 4 ऑप्शंस पर ही एग्ज़ाम होंगे, 4 ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, ये पहला विशेषता। दूसरा, निगेटिव मार्किंग 1/4 ही लेंगे, है नहीं,
1/4। हालांकि ऐसी बातें हो रही हैं 1/10 की, 1/3 की बीपीएससी में, यूपीएससी की तरह, लेकिन हम 1/4 ही लेंगे। यानी 4 क्वेश्चन गलत करिएगा तो एक सही खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी नंबर में 50 रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर करेगा, पूर्णांक कितना हो गया? 50 हो गया। और दूसरा डी नंबर में सेम डे में चेक होगा और आंसर आएगा और उसी दिन प्राइज भी बटेगा। जो व्यक्ति 50 में 50 लाइएगा 501 रुपया मिलेगा। वह व्यक्ति जो कोई नहीं लाया, 60% से नंबर पूरी क्लास में किसी को भी नहीं आया तो प्राइज़ नहीं बंटता है। 60% मिनिमम आना चाहिए तभी प्राइज़ बंटेगा। और प्राइज़ में पहला प्राइज़ 50 रुपये का पेन है, दूसरा प्राइज़ 30 रुपये का पेन है और तीसरा प्राइज़ 10 टका का पेन है, ठीक है। तो उस दिन टेस्ट होगी आप लोगों का बुधवार को सुबह में क्लास के टाइम में। समझ में आ गया? अगर चौथा बात करें हम लोग किस समय में टेस्ट होगी, तो एक्स्ट्रा टाइम में नहीं आना है। जिस टाइम में आप आएंगे 50 क्वेश्चन होगा, समय 40 मिनट मिलेगा और हम लोग 6:15 में टेस्ट शुरू करेंगे। जो लेट आएगा उसको उस समय में अपना घटेगा उसका। समझिएगा, मेरा कहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं आप लोग। 6:15 में टेस्ट शुरू करेंगे और 40 मिनट दिए तो कितना हुआ? 6:55। आपको विद्यार्थी 6:20 में आया तो उसका अपना समय इसी में से घटेगा। कॉपी कितने बजे लिया जाएगा? 55 में ही लिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट भी है, चेक भी होता है, नहीं जी। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। वो उसका अपना समय जाएगा। आना मना नहीं है, आप टेस्ट दीजिए। आपको विद्यार्थी 6:30 में आएगा तो उसका अपना समय जाएगा, ठीक है। नहीं, ये चीज़ है ये। हाँ, कोई बहुत अर्जेंट कारण है, बहुत लीगल कारण है तो उसको समय दिया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला है उसमें तीसरा अधिकार स्वतंत्रता, समानता का अधिकार पढ़ लिए, स्वतंत्रता पढ़ लिए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है। आर्टिकल 23 है बलात् या बेगार और मानव दुर्व्यापार। अर्थात ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। आर्टिकल 23 कहता है कि आर्टिकल 23 में वर्णन है कि बलात् श्रम आपसे कोई नहीं करवा सकता है। बलात् का अर्थ क्या होता है? बलात् और बेगार श्रम, दोनों चीज़ ध्यान समझिएगा। बलात् श्रम होता है कि आपको बलपूर्वक श्रम कराना और उसके एवज में आपका जो कार्य का वेतन है, पैसा है, वो मेहनताना नहीं मिलना। अब बेगार क्या है? बेगार शब्द की बड़ी अवधारणा है। बेगार के 2 टर्मिनोलॉजी होते हैं। बेगार, बलात् समझ आ गया ना? अब है बेगार। बेगार के 2 हेलो, बेगार की 2 अवधारणा है। पहली अवधारणा है आपसे काम कराएगा और जितना आपका मेहनताना है उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? अगर एक व्यक्ति का दिहाड़ी किसी मजदूर का एक दिन में 5 रुपये बनता है, आप उसको लेके गए, काम करवाए और आप उसे पूरा पैसा नहीं दिए, उसको 200 रुपये थमा दिए, ये भी क्या हुआ? बेगार हुआ। दूसरा क्या होता है? वो आया,
काम किया और उसको पैसा आप नहीं दिए, ये भी बेगारी हुआ। तो आर्टिकल 23 ध्यान समझना, इसका निष्कर्ष लास्ट में हम आर्टिकल 23 में 3 चीज बताएंगे, एकदम बिल्कुल एकदम यही याद होगा, बिल्कुल एकदम यही याद होगा, ध्यान से देखना सब लोग। आर्टिकल 23 में है बेगार बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार। कहने का तात्पर्य है कि हम आपको बेगार समझा दिए, आपको बलात् समझा दिए, अब है मानव दुर्व्यापार। अब खत्म कर दिए इसको, आगे क्यों बोल रहे हैं? खत्म नहीं हुआ है, बस रुकिए ना। आगे है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार को पेपर में आप लोग अखबार में सुने होंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, अर्थात मानव को वस्तु के समान खरीद और बिक्री करना। यह मानव से तात्पर्य है बच्चे और महिला, बच्चे और महिला को वस्तु के समान बेचना। जैसे कि आप देखते होंगे लड़कियों को लोग ले आके कहीं बेच देते हैं, मतलब उस तरह की जगहों पर, तो ये चीज़ें हैं। तो यही हुआ। लेकिन आर्टिकल 23 के 3 शब्द, बेगार, बलात् और मानव दुर्व्यापार। अभी हम बेगार के अंदर में कौन से शब्द आते हैं वो भी बताएंगे, वो ही बताएंगे। लेकिन अभी वो लड़का बंधु बोल रहा था कि सर अगर राष्ट्र चाहे तो आपसे बेगारी करवा सकता है। ऐसा नहीं है, अगर राष्ट्र चाहे तो आपसे राष्ट्र हित में आपसे काम ले सकता है, समझिएगा। बेगारी नहीं बोले, माननीय मोदी जी सरकार ने बोले चलो बेगारी कर दो। हमारे देश के जो प्रभुत्व लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो हमारे राष्ट्रहित के लिए हमसे काम ले सकते हैं, तो ये उसके श्रेणी में आता है। तो आर्टिकल 23 यही है। अब इसमें निष्कर्ष एक देते हैं कि इसमें मैं 3 शब्द बोला था, बेगार, बलात् और मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार किसके लिए? महिला और बच्चों के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या क्या बताया कि बेगारी करना अर्थात 2 पहलू, या तो कम पैसा मिलेगा या पैसा ही नहीं मिलेगा। बलात्श्रम बलपूर्वक करवाएगा। और फिर मैं बताया कबूतरबाजी। कबूतरबाजी किसको बोलते हैं भाई, बताए थे? याद रखिएगा, मानव दुर्व्यापार को पेपरों में कबूतरबाजी के नाम से भी जाना गया है। मानव दुर्व्यापार को पेपरों में खास करके स्त्री और बच्चों के लिए कबूतरबाजी, आप लोग सुने होंगे फलाना नेता कबूतरबाजी करते हुए पकड़े गए, है नहीं? तो वहाँ कबूतरबाजी से तात्पर्य इसी चीज़ से है, मानव व्यापार से है, समझ रहे हैं ना? और उसी को इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ये है आर्टिकल 23। अब इसमें हमको यह बताना है, एक निष्कर्ष देना है कि आर्टिकल 23 अगर मारना हो तो किसके लिए है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 23 महिला और बच्चों से संबंधित है। और सिर्फ बच्चा से कौन संबंधित है? तो 23 और 24 में अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, सुन लो ध्यान से सब लोग। आर्टिकल 23 हो और आर्टिकल 24 हो, अगर इसमें पूछे कि कौन सा आर्टिकल सिर्फ बच्चों से है तो याद रखिएगा आर्टिकल 24 सिर्फ बच्चों से है और आर्टिकल 23 महिला और बच्चों से। तो अभी आर्टिकल 23 खत्म नहीं हुआ है, ना 24 में पहुंचे हैं और हम 23 खत्म भी नहीं किए हैं। अभी 23 में हमने बताया है बेगार क्लियर हो गया, बलात् क्लियर हो गया, मानव दुर्व्यापार क्लियर हो गया। अरे हाँ कि ना, ये क्लियर कर दिए। अब बेगार के अंदर में जो क्या क्या आते हैं वो नहीं बताएं। बेगार के अंदर में एक खुद बेगारी प्रथा आता है, दास प्रथा आता है, महिलाओं का वस्तुओं के समान क्रय विक्रय आता है नहीं? तो ये सभी पहलू जो हैं किसके लिए आता है? बेगार का। अब हम लोग आएंगे कि राजस्थान का एक मामला था और महाराष्ट्र का, तो हम पहले राजस्थान का एक मामला लेते हैं। सागरी प्रथा या हाली प्रथा, अपने बिहार में इसको मवेशिक प्रथा बोलते हैं। हम समझा देते हैं 2 सेकंड में, याद रखिएगा आप लोग। सागरिक प्रथा क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा ये राजस्थान में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में। इस प्रथा में होता क्या है? सागरी या
हाली। ये प्रथा है क्या? सागरी प्रथा के अंतर्गत में जो श्रेष्ठ किसान होते हैं, जिसके पास जमीन जगह और पशु अधिक होते हैं, उनके पशुओं को पशु चारण करवाने के लिए, उनके पशुओं को पशु चारण करवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है ना, जिसे अपने लोग बिहार में क्या बोलते हैं, चरवाहा, है नहीं, वो लोग रखते हैं। और वो व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है, उसे सिर्फ 2 वक्त का भोजन पर रखा जाता है। किस वक्त चीज़ के लिए? गया, गाय भैंस बकरी को चरा के लाया, दूध में हिस्सा लिया और फिर 2 वक्त का खाना खाया और वह फिर चला गया। तो इसी प्रथा को सागरी या हाली प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजस्थान के हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इसी तरह की प्रथा अपने बिहार में भी है। आप देखते होंगे मवेशियों को चराने के लिए कोई न कोई मवेशी वाहक लोग होते हैं जो जाते हैं। लेकिन अब जो है लोग जो है बहुत समृद्ध हुए हैं, आर्थिक स्थिति जब से अच्छी हुई है हर जगहों की, तो वो लोग इससे अब बच रहे हैं। ये होना भी नहीं चाहिए। बच रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने लाभ के लिए किसी को रखें, ये होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है ये? तो आर्टिकल 23 अब जाके ख़त्म हुआ, अब जाके 23 ख़त्म हुआ। तो 23 का एक फाइनली रिव्यू देते हैं। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार बलात्सरम बेकार प्रथा बेकार प्रतिबंधित है। मानव दुर्व्यापार समझा चुके, कबूतरबाजी समझा चुका मैं आपको, बलात्सरम समझा चुका मैं आपको, बेगारी प्रथा समझा चुका। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? कोई बोल नहीं रहा है? अरे बोलो ना यार। तो ये ठीक, बोर तो नहीं हो रहे हैं? सही में ना? तो ये चीज़ हो गया। आर्टिकल 23 में सारे उदाहरणों को मैंने रखा और मुझे लगता है कि आर्टिकल 23 आप लोग को अच्छे से समझे होंगे। आर्टिकल 23, हाँ। अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल 24 पर। मैं पहले ही क्लियर कर दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार में प्रश्न बहुत हीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो याद रखेंगे 24 कहता है, आर्टिकल 24 करता है कि बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं रखना। बाद में इसमें संशोधन हुआ और कहा गया खतरनाक कल कारखाना ही नहीं, घरों में किसी भी कार्यों में भी। अब घर में रखा हुआ है, रे टुन्नू पानी ला रे मुन्नू है पानी देखियो रे, ये है ना, घर के काम के सहायता के लिए बालकों को रख लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी घर में है बताओ, आज ही पुलिस भेजेंगे, ठीक है ना? तो यही है आर्टिकल 24 किसके लिए? शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए। अब हम देखते हैं इसका PDF फॉर्मेट में, आपको 2 मिनट में हम समझा देते हैं। देखिए आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 है। 23 किसी वस्तु से बेगारी नहीं, मानव दुर्व्यवहार वस्तु के समान, कबूतरबाजी, सब में बताया। अभी देखिए वो लड़का बोल रहा था, देखिए यहाँ पहले से लिखा हुआ है, सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करवा सकती है और यह बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। तुरंत बोले हैं ना, वो बोल रहा था, सोचा कि हम ही बोल दिए, सबको थोड़ी पता होगा, पहले से यहाँ लिखा हुआ है नहीं? ये तो 23 में ये हो गया। अब है बेगार का 2 अर्थ हम बताए थे, पैसा नहीं देना या पैसा कम देना। बाकी बेगार में और दास प्रथा आता है, बलात्सरम, वस्तु का मनुष्य का विक्रय और बंधुआ मजदूरी, स्त्री और बच्चों का विक्रय। आर्टिकल 24 है बाल श्रम से संबंधित है, बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये, इसके लिए कभी प्रथा हम बताए थे, सागरी या हाली प्रथा। हाँ, बंधुआ मजदूर से तात्पर्य है बाबू वैसा मजदूर जो फिक्स है, आपके परिवार के लोग किए उसके पर, इसको बोलते हैं बंधुआ, मतलब फिक्स है। आप बोलते हैं तुम्हारा बहुत बंधुआ छी होगी तो और जागीर में छी होगी, आप उसके बदले में आप उसी के जमीन पर रह रहे हैं तो आप बंधुआ मजदूर हो गए। आपको कभी भी कर, बंधुआ मजदूरी मतलब वही चीज़ होता है। हाँ एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, सही ले सकते हैं। महिष्मती साम्राज्य का जो गुलाम था कटप्पा, है ना, तो ये चीज़ है। तो
आर्टिकल 23 और 24 भी कंप्लीट हमारा हो गया। अब हम लोग मौलिक अधिकार की श्रेणी में तीसरा कंप्लीट हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब किस पर जाएंगे? चौथा पर जाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है नहीं? 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 22 और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, मंतर है उसमें मेरा, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। देखिए, मैं बोला था कल की क्लास में कि बाबा बागेश्वर जो है, यहीं से शुरू करते हैं हम क्लास, वो नहीं आ सकते हैं। अगर माननीय सरकार चाह ले तो बाबा बागेश्वर जो है वो नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? आएंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग होगा। उनके आने से दो चीज़ बिगड़ेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिगड़ सकता है। आर्टिकल 25 हम प्रस्तावना में पढ़ाए होंगे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला गया है। क्या राष्ट्र बोला गया है? धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष का हम अर्थ बताए थे कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, और दूसरा अर्थ बताए थे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। अब कोई व्यक्ति आए, मंच पर बैठ जाए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अगर नहीं यहाँ रहना है तो हिंदू बनो, नहीं तो जाओ। ये किसके लिए है? ये सीधे तौर पर उस वर्ग को चैलेंज है जो भारत में 7 धर्म के लोग रहते हैं। तो इससे सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, मैं शिक्षक हूँ ना, मुझे सही बोलने का अधिकार है नहीं? टीचर के बारे में कहा जाता है, टीचर इज ए नोबल प्रोफेशन। ये समाज को बदलने की क्षमता। एक आईएएस बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। लेकिन एक टीचर सब कुछ कर सकता है। एक आईएएस से ज़्यादा टीचर का फॉलोवर हो सकता है। आनंद को देखिए, सुपर 30 आनंद साधारण शिक्षक थे, पेंट शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के गए, पद्मश्री का पुरस्कार ले लिए। पद्मश्री का पुरस्कार लिए है ना 20 बार, देखे ना आनंद सर को। तो वही चीज़ है, वो समाज को बदलने का ताकत रखते हैं। ये तो वही है कि अगर हम सच नहीं बोलेंगे, हम भी अगर उन्हीं की भाषा बोलेंगे तो दिक्कत है नहीं? तो हमारे में है कि हम बिल्कुल उसी तरह बात करेंगे। हम लाग लपेट वाला बात नहीं करते हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो या लाइव नहीं हो। तो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की खतरा है। उन्हें इसका गलत, अभिव्यक्ति मतलब क्या मैं बताए हूँ, अभिव्यक्ति एक बड़ी अवधारणा है। डांस करके, गाना गा कर, है ना, सोच कर, सो कर, बोल कर, बहुत अवधारणा, बड़ी अवधारणा है। चित्रकारी कर कर, स्टैंड आर्टिस्ट कर कर, लता मंगेशकर मरी बालू पर चित्र बना दिया गया। अभिव्यक्ति ही तो है। तो वही है अभिव्यक्ति उसका गलत दुरुपयोग हो सकता है। तो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यह तो काल के गर्भ में छिपा हुआ है। या आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह समय के तरनताल में है। लेकिन अगर बिहार सरकार उस को निर्बंधित कर रही है, निरोध कर रही है, तो वह यही तर्क देगी और केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। जन समर्थन से मतलब नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर एक कोई चीज़ है ना। अगर जन समर्थन में सिर्फ हिंदू है और उससे अन्य धर्म के लोगों को आपत्ति हो रही है तो दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में सबसे सर्वाधिक ताकत जनता ही है। लेकिन अगर खास वर्ग को टारगेट किया जाए तो गलत है, क्योंकि देश किसी एक का नहीं है ना। इसमें अगर आपका भी खून है तो हमारा भी खून है, इनका भी खून है, इनका भी खून है। सबके पूर्वज के खून से सींचा गया यह भूमि है। तो ये, और इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो उससे वो जो खतरा है, उस खतरे को ध्यान में रखते हुए माननीय बिहार सरकार जो है इस पर कदम उठा सकती है। कि जैसे लालकृष्ण आडवाणी, क्या लालकृष्ण आडवाणी के फॉलोवर नहीं थे? जनता का समर्थन को नहीं था? हमारे लालू यादव जो है गांधी मैदान से भाषण दिया, अगर आए तो रोक दिया जाएगा।
नहीं मानिएगा जेल में बंद कर दिया जाएगा, उठा के बंद कर दिए। ठीक है, क्यों? देखिए लालू, चलिए क्लास कीजिए, क्लास कीजिए क्लास। तो आर्टिकल हम लोग बात करेंगे 25, 26, 27 और 28 पर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझिएगा, ये मेरा अपना डायग्राम है, इस आर्टिकल को यहीं याद करवा देंगे। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है 25 में, ये आर्टिकल 25 का व्याख्या है। ये हमारा अपना डायग्राम है, जो उस लाइन ओंगे लागे छो, आँख लाइल छो, है ना। तो समझाने का आर्टिकल 25 समझिए। आर्टिकल 25 कहता है, ये नंबरिंग देना है, 1, 2, ये 3, ये 4 सीक्वेंस में। धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है हम धर्म को मानेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और धर्म में लिखी गई बातों का अनुसरण करेंगे और अंतिम अंतःकरण की आवाज़ के आधार पर काम करेंगे। इससे आसान नहीं मिलेगा कहीं। ये हमारा अपना डायग्राम है। आर्टिकल 25 कहता है को धर्म को मानने की स्वतंत्रता किसके आधार पर? प्रचार प्रसार करेंगे। हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कुछ भी हैं ETC, हम धर्म को मानेंगे और अपने धर्म को क्या करेंगे, और उस प्रचार प्रसार में क्या हम बताएंगे, उस प्रचार प्रसार में हम बताएंगे धर्म में लिखी गई बातों को, और उनको बताएंगे कि देखिए ये धर्म में ये लिखी बातें हैं और आप उसको अपने अंतःकरण, इनर वॉइस स्टेटमेंट बोलते हैं ना, हमारा दिल का मन कह रहा है, अंदर का आवाज कि वो लड़की हमको लाइन मारती है, कहते हैं ना। इससे अच्छा उदाहरण आप लोग नहीं समझिएगा, इसीलिए यही उदाहरण दिए हैं। अंतःकरण है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहाँ पर ये चीज़ है, ये गलती लिखा हुआ है, कोर्नेलियस। अंतःकरण मतलब, फिर से हम बोल देते हैं, आर्टिकल 25 कहता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता। हम जिस धर्म को मानेंगे उस धर्म का प्रचार करेंगे और उस धर्म में लिखी गई बात का अनुसरण करेंगे, और अनुसरण करते हुए उसके अंतःकरण को क्या करेंगे, समझेंगे या अडॉप्ट करेंगे। यही है। तो इसमें धर्म हम मान लीजिए कोई भी धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म में लिखी हुई बातों का अनुसरण करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रिपल तलाक, माननीय मोदी जी की सरकार में इसे प्रतिबंधित किया गया है, और केस, ये एक अभूतपूर्व कदम रहा अपने माननीय मोदी जी का, अच्छा कदम। हम देखिए, हम एक अच्छे आलोचक हैं। हम बोलते हैं कि आपको जीवन में विकास करना हो तो 5 बुराई करने वाले लोग को अपने साथ रखिए। मेरे मुंह से सुने होंगे। उससे क्या होगा कि आपके सर के ऊपर सफलता का गुरूर आपके माथे पर नहीं चढ़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की यह पंक्ति है कि अगर आपको जीवन में विकास करना है तो 5 अपने साथ में बुराई करने वाले लोग को रखिए। अगर कोई बुराई कर रहा है तो समझिए कि आप विकास कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ शिक्षक बोलते हैं डिस्कवरी फर्जी है, कुछ शिक्षक बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उस शिक्षक बोलते हैं मुझे पता चला कि डिस्कवरी फर्जी है। तो मैं ये कब बोलता हूँ कि दिल्ली का डिस्कवरी है? मेरे मुझे कभी सुने हैं? कभी सुने कि दिल्ली का डिस्कवरी है? कभी नहीं बोलते। ये हम बोलते हैं हमारा डिस्कवरी है। नाम ना उनका ये क्या हुआ है ना मेरा, तो हम नाम ले लिए अपना, मेरा लोगो अलग है, सब कुछ अलग है। अब कोई शिक्षक बोलते हैं खुले तौर पर, पहले तो शिक्षक की मर्यादा को उनको नहीं अर्थ पता है, और वो खुले तौर पर बोलते हैं डिस्कवरी फर्जी। तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम वो अपने पैसे का कपड़ा पहनते हैं, अपने पैसे का खाना खाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और अपने पैसे का पहन रहे हैं, अपने पैसे का खा रहे हैं, अपने पैसे का तेल स्नो पाउडर लगा रहे हैं, और सोचते हैं मेरे बारे में। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात हम विकास की ओर अग्रसर हैं।
हमारे में कुछ एक्स्ट्रा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तो हम इस तरह के लोगों को और प्रमोट करते हैं कि आप मुझे बोलिए और बोलिए। तो ये चीज़ है। तो इस सब की अपनी अपनी आज़ादी है, आप बोलिए और हम उससे और अच्छा। और हमको हकीकत मानिए तो मैं बताऊं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आप अगर मुझे बुराई के तौर पे कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुदेव विकास सर कहते थे कि अगर आपकी बुराई हो रही है तो आप उस व्यक्ति को और खुश होने का मौका दीजिए। आपके बुराई को करके 5 लोगों के सामने में बुराई करके खुश हो रहा है, तो समझिए वो इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा आदमी है, कि आपके कारण वो खुश हो रहा है। हमारे गुरुदेव विकास सर कहते हैं, उनका कभी सुनिएगा, ये सब लाइन में आता होगा। तो होने दीजिए। अगर मानव जाति में हैं और बुराई हुई तो क्या गलत काम है, हैं जी? तो ये चीज़ है। इसीलिए ये इसका नेगेटिव पहलू नहीं लेना चाहिए। हमको कम से कम 50 लोग आके बोलता है कि सर आपके बारे में वो ये बोल लेते, वो ये बोल लेते। हम सुनते ही नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलने के लिए है आता है, हम समझते हैं इससे अभी बुद्धि की कमी है। और दूसरी बात, जो बोल रहे हैं वो और श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और तभी वो मूल्यांकन कर पा रहे हैं, इसीलिए बुराई कर पा रहे हैं। तो ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, तो जो भी लोग, मुझे इससे आपत्ति भी नहीं है, ना मैं किसी के बारे में बोलता हूँ। अगर मेरे बारे में बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं। तो ये चीज़ है। और इसमें ऐड होता है हमारा, मेरी संस्था, अपने संस्था डिस्कवरी एस एकेडमी का, आपको पूरे पूर्णिया क्या ये को पर्चा दीवार पर सटा हुआ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा पर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप क्लास में सीनियर हैं इन लोगों के बीच में, क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि यही लोग कर देते हैं। नहीं समझ में हम क्या बोले? इन्हीं लोग के माध्यम से हो जाता है। अब वो अपने बैच में बोल रहे हैं, मंच है मेरा, क्लास मेरा, पोडियम मेरा, एसी पैसा खर्चा हो रहा मेरा, और हम बोल रहे हैं डिस्कवरी फर्जी है, आरपी सर फर्जी है। बोला चलो एक बार आरपी सर से मिल के आते हैं। यहाँ आया, आरपी सर को देखा, साला कितना स्मार्ट सर है रे, ऐसा मस्त मास्टर है नहीं? तो देखा है मास्टर एकदम ज़बरदस्त चकाचक लगता है, नहीं? हाँ, तब बोला यहीं का होके रह गया। तो हम इस सबसे बहुत ऊपर हैं, मानसिक रूप से हम बहुत स्ट्रांग आदमी हैं। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए इस सब चीज़ हम सोचते नहीं। इतने बच्चे हैं, इसमें से फिर रिजल्ट होगा 10। 68वीं बीपीएससी में 11 रिजल्ट हुआ। पहली बार नेगेटिव मार्किंग के ऊपर एग्जाम हुआ, 11 रिजल्ट हुआ। एक रिजल्ट पूरे पूर्णिया में कोई बता दीजिए, कोई छापा हो, ऑथेंटिक कहीं नहीं है। 11 रिजल्ट हुआ। इतने लोग हैं, इस बार देखिए ईमानदारी से जो पढ़ेगा सबका रिजल्ट होगा। अमेरिका है नहीं क्या? नीतीश है कि नहीं? ये सब बात, तो यही चीज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक लाइन और बोल देते तब मुद्दे पर आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेसबुक सोशल साइट्स का ज़माना है, उस पर कुछ लोग पोस्ट करते हैं। अब पोस्ट करते हैं तो जान के हमको टैग करते हैं, जान के हमको टैग करते हैं। वो पोस्ट क्या करते हैं, कोई फ़ोटो, खास करके फ़ोटो में, और ये भी हमारे ही टाइप के। एक तो मैं तो बहुत साधारण शिक्षक हूँ, बहुत साधारण, अपने को सबसे निम्न स्थल पे रखता हूँ, और जो लोग हैं वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं पूर्णिया में। वो क्या करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो को जब पोस्ट करते हैं तो टैग करते हैं हमको। क्यों करते हैं? अब मेरा पूर्णिया में जीएस में बहुत विद्यार्थी मेरे पास है, तो वो टैग करके लिखते हैं, ये तथाकथित कुछ कोचिंग वाले से अपना विद्यार्थी बताते हैं, ये मेरा विद्यार्थी है देखिए, ठीक है। तो हम देखते हैं और मंद मंद मुस्काते हैं, और हम अपने आप को फिर छोड़ देते हैं। हम ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? मेरा है, आपका है, इससे अगर ये कल पास कर जाएगी तो इसका दिल जानेगा ना कि कैसे पास किए। क्या जी, आज लवली झा को आप रात में उठा के पूछिए कि दुर्गा बनी तो किसे कारण बनी, वो हमेशा मेरा नाम लेगी। ये चीज़ है। तो इससे ऊपर उठना है, बाकी चीज़ तो सामान्य है, जीवन में चलता ही रहता है। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग अच्छे से रिविजन मारिएगा, बुधवार को हम टेस्ट लेंगे, है ना? मिलते हैं कल। चलिए अच्छे से रिविजन मारिएगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देंगे पता ही होगा,
नहीं, सुन लीजिए,